दोस्तों फ्रोम में अभी तक आपने देखा कि पीले कपड़े पहने वाला मॉन्स्टर उसने जिम को मारा और अपना भेस, हुलिया और बॉडी का आकार बदल के सोफी में बदल जाता है। टाउन के अंदर आते ही उसने सभी का दिल जीत लिया। किसी को भनक तक नहीं हुई कि ये वही जालिम मॉन्स्टर है जिसने जिम को जान से मारा। और तो और अब वो सैरा के साथ भी रहने लगा है। यहाँ बॉयड को अपनी पत्नी के ठीक उसी दिन के सपने आते हैं जिस दिन बॉयड ने अपनी पत्नी को जान से मारा था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वहाँ अपनी पत्नी को बोलता है, देखो अगर तो तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो प्लीज साफ साफ और खुल के बताओ। इस तरह इशारों में समझाओगी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा। तभी जमीन में से उसी की पत्नी का हाथ बाहर आता है जिसने बॉयड की बाजू को पकड़ा और अपने साथ जमीन के अंदर खींचने लगा। बॉयड बड़ी मुश्किल से उसे अपने से दूर करता है। इधर हमें फातिमा दिखाई जाती है जो एल्जिन के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही थी और एल्जिन ने बास्केट्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके फातिमा के कमरे में मिट्टी जमा करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ जूली को अब ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। वो खंडरों के अंदर गई, ब्रैड ने उसे बाहर निकाल लिया और अब ब्रैड की मदद से वो जूली और उनके पुराने टूटे हुए घर में से ब्लू कलर का बैग बाहर निकालते हैं। इधर जेड को अभी तक जरा सी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस टाउन से किस तरह बाहर निकले। और तो और जब वो जंगल के अंदर टहल रहा होता है तो वहाँ उसे दरख्त के पास नीचे जमीन पर उगे हुए मशरूम दिखाई देते हैं। जेड ने इन मशरूम्स के बारे में पढ़ा था। ये मशरूम्स जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पर बुरी किस्मत के अलावा और कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद ईथन और विक्टर जेड से जा मिले क्योंकि ईथन अपने पिता के बताए हुए आंसुओं की नदी के बारे में विक्टर और जेड से बात करता है। विक्टर और जेड जब ईथन की आंसुओं की नदी ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे तभी विक्टर की नजर दरख्त के करीब पीले कपड़ों पर पड़ती है। ये पीले कपड़े उसी मॉन्स्टर के थे जिन्हें देखते ही विक्टर का पेशाब बाहर आ गया। यानी बहुत ही ज्यादा डरने वाली बात थी। और होता भी ऐसे, यह विक्टर एक दरख्त के किनारे लग कर रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर तबिथा और विक्टर का पिता डेविड भी वहाँ पर आ गया, मगर बेचारा विक्टर लगातार रोए ही जा रहा था। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड के पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर बॉयड, डोना, एलिस, तबिथा, डेविड और जेड इकट्ठा होकर उन्हीं कपड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तबिथा ने कहा, हमने यहाँ तक जंगल का कोना कोना छान मारा है। यहाँ तक आते आते हमें हर एक चीज का चप्पा चप्पा बिल्कुल पूरी तरह से याद हो गया। तो फिर ये रातों रात येलो कलर के कपड़े आए तो आए कहाँ से? जिसके जवाब में जेड कहता है, हो ना हो ये किसी बहुत ही बड़ी आफत के आने की निशानी है। तभी बातों ही बातों में बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बॉयड ने कहा, बेहतर यही होगा कि हम इसके बारे में विक्टर से ही बात करें क्योंकि एक विक्टर ही है जो इस टाउन में सबसे पुराना है। तो विक्टर हमें बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। और तो और विक्टर ने ही इन कपड़ों को देखने के बाद अपनी पैंट गीली कर दी थी, यानी कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए हमें विक्टर से बात करनी होगी। तभी विक्टर के पिता डेविड उन सबको बोलते हैं, मैं अपने बेटे से बातों ही बातों में पूछूंगा आखिर तुम्हें इन कपड़ों से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है। और इतना कहकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। डेविड के जाते ही बॉयड बचे हुए लोगों से कहता है, देखो ये बात पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। ना तो ये बात फातिमा को पता चले, ना तबिथा तुम्हारी बेटी जूली या ईथन को, और डोना ना ही कॉलोनी हाउस में किसी को पता चलनी चाहिए। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं सोफी को जो अपने कमरे में यानी सारा के घर में बैठी हुई बहुत ही पुरानी मेल्स चेक कर रही होती है। इतने में वहाँ सारा भी आ गई जो सोफी से कहती है, चलो आओ तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है। और कल रात जो तुमने आते ही घर की सफाई करना शुरू कर दी थी, प्लीज ऐसा मत किया करो। घर मेरा है तो सफाई भी मैं ही करूंगी। तुम यहाँ पर सिर्फ मेहमान हो और मैं मेहमानों को दुख नहीं देती। जिसके जवाब में सोफी कहती है, सारा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाऊंगी। ये सुनते ही सारा तुरंत ही कमरे से बाहर चली गई और हमने देखा सोफी को जो सारा की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। सारा के जाते ही सोफी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा भयानक हो गई। बस इतना ही था कि सोफी आंख बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सारा जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है उसके दिमाग में बहुत ज्यादा लगातार दर्द होने लगता है। ऐसा दर्द उसने पहले कभी नहीं सहा था, जिस वजह से बेचारी सारा चीखने लगती है। सोफी तुरंत ही ऊपर से नीचे आई और सारा को हौसला देने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं तबिथा और जेड को जो बाकी सबके जाने के बाद अकेले ही पुलिस स्टेशन में थे। तबिथा ने जेड से माफी मांगी और कहा, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। उस दिन फार्म के अंदर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए बातों ही बातों में मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन जेड कहता है, ये सब कुछ होना नॉर्मल है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। असलियत में टेंशन तो इस चीज की लेनी चाहिए कि ये मशरूम इस जंगल में क्या कर रहे हैं। मगर तबिथा ने कहा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम भी इन मशरूम से दूर ही रहना। इतना कहकर तबिथा वहाँ से चली गई। अगले ही पल वहाँ पर बॉयड आया जिसने जेड को कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम इन मशरूमों को खाना मत। ये सुनते ही जेड ने 3 मशरूम उठाए और तुरंत ही मुंह में डाल लिए। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं तबिथा को जो पुलिस स्टेशन से सीधा घर आ जाती है। उसने जूली को आवाज लगाई मगर जूली
जूली कहीं नहीं थी। वो जैसे ही ईथन के कमरे में आती है तो अंदर बैठा हुआ ईथन अपने पिता के रेडियो से बाहर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो जो एक अरसे से बंद पड़ा है और तो और उसको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही। इस सब के बावजूद भी ईथन बाहर बचाने के सिग्नल भेज रहा था, क्योंकि एक मर्तबा पहले भी जब ईथन और जिम आरवी में मौजूद थे तो ये रेडियो अपने आप चलने लगा था। लेकिन पीछे से तबिथा आ जाती है जो ईथन को कहती है, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आ जाएंगे, बल्कि तुम अपनी, मेरी और अपनी बहन जूली की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। तबिथा की बात पूरी नहीं हुई थी कि इतने में ही ईथन ने कहा, मुझे डैड दिखाई दिए। मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, लेकिन मैंने कोई सपना नहीं देखा था। ईथन की बातचीत अभी पूरी नहीं हुई होती कि तबिथा उसे नीचे लंच के लिए बुलाती है। तबिथा को ये साफ साफ यकीन होता है कि ईथन ने कोई सपना ही देखा होगा। इधर सीन कट हुआ और हम देखते हैं ब्रैड और जूली को एक बस में बैठकर बुक्स पढ़ते हुए। दरअसल जूली ब्रैड को बोलती है, मुझे मेरे छोटे भाई ईथन ने बताया था कि तुम एक स्टोरी वॉकर हो। वो सब इन्हीं टाइम ट्रेवल की किताबों में से ही बाहर आया है। तो अगर तुम्हें कहीं पे भी स्टोरी वॉकर या कोई ऐसा इंसान जो टाइम ट्रेवल कर सकता है उसके बारे में लिखा हुआ दिखाई दे तो मुझे तुरंत ही बताना। 4 घंटे लगातार बुक्स और पन्ने फरोलने पर ब्रैड को आखिरकार स्टोरी वॉकिंग के बारे में एक आर्टिकल मिल ही गया। जूली तुरंत ही ब्रैड के पास आती है और वो दोनों उस आर्टिकल को पढ़ने लगे। उस आर्टिकल में लिखा था कि अगर तुम टाइम ट्रेवल करते हो तो ये पॉसिबल है कि तुम गुजरे हुए वक्त की चीजें प्रेजेंट में ला सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे करना है इसके बारे में नहीं बताया होता। तभी वहाँ पर तबिथा आ गई, जिसकी आवाज सुनते ही ब्रैड और जूली ने अपनी बुक्स को एक बैग में डाला और उसे पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। तबिथा बस के अंदर आती है और जूली को कहती है, मैं तुम्हारे भाई ईथन को लेकर डोना के साथ खाना लाने जा रही हूँ। जी हाँ, उसी जगह पर जहाँ पर सबसे पहले जिम और कैनी ने खाना ढूंढा था। मगर जूली कहती है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तबिथा ने कहा, जरूरत है। अगर मैंने ऐसा ना किया तो ईथन अपने पिता की यादों में ही खोकर रह जाएगा, इसलिए उसका ध्यान तो भटकाना ही होगा। और हाँ, याद रहे, तुम पीछे से यहाँ गुलछड़ले मत उड़ाती फिरना, घर का ख्याल रखना और कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। ये सुनते ही जूली को जरा सा गुस्सा आ गया और वो अपनी मॉम से कहती है, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ नहीं है। मगर तबिथा जूली की एक नहीं सुनती और ब्रैड को अपने साथ बाहर चलने का कहती है और ब्रैड भी बिल्कुल शरीफों की तरह तबिथा के पास आ गया। ब्रैड ने कहा, देखो, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर तबिथा ने उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता मुझे जैसा लग रहा है वैसा है या नहीं, मुझे बस इतना पता है अगर तुमने मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे पास जिम के अलावा मेरी बेटी और ईथन ही बचे हैं, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मगर तभी वहाँ पर जूली आ गई, जिसे देखकर तबिथा ने जूली को गले लगा लिया। तबिथा कहती है, हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जिसकी बालकनी में खड़े होकर एलिस फातिमा को गुड बाय बोल रहा था, क्योंकि एलिस भी बाकी सबके साथ खाना लाने के लिए जाने वाला है। फातिमा ने एलिस को अपने प्लान के बारे में जरा सा भी नहीं बताया था और वो तो बस इस तरह दिखा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर असलियत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं डोना और कैनी को जो आपस में बातचीत कर रहे थे। डोना ने कहा, मेरे जाने के बाद कॉलोनी हाउस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पता है तुम काफी जिम्मेदार, अक्लमंद और समझदार इंसान हो, इसलिए मुझे तुम पर जरा सा भी शक नहीं है। और हाँ, एक बात और, तुम्हें फातिमा के कमरे की तलाशी लेनी है। कल रात उसके कमरे में से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और तो और मैंने एल्जिन को भी एक मर्तबा फातिमा के पास खड़े हुए देखा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एल्जिन और फातिमा इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी पीछे से वहाँ पर एलिस, फातिमा, तबिथा और ईथन भी आ गए और सब लोग इकट्ठा होकर निकल जाते हैं खाना लाने। यहाँ फातिमा ने एलिस को गुड बाय बोला और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ पर एल्जिन पहले से ही काफी ज्यादा मिट्टी को इकट्ठा कर चुका था, जिसे देख फातिमा बहुत ज्यादा खुश हुई। फातिमा ने एल्जिन को कहा, हम अपने प्लान में कामयाब होने ही वाले हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। बिना कुछ सवाल पूछे यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही एल्जिन शॉक्ड हो गया, मगर फातिमा ने कहा, मुझे माफ करो, यहाँ से आगे मैं अकेले ही संभाल लूंगी। एल्जिन बिना कुछ कहे ही चुपचाप फातिमा के कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि एल्जिन ने पहले फातिमा के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए वो अपने बुरे किए की भरपाई कर रहा होता है। इधर हमने देखा विक्टर को, जो कॉलोनी हाउस की बैक में आकर एक पेड़ से कॉलोनी हाउस तक का सफर नाप रहा था। विक्टर ने कहा, पहले इन दोनों में डिस्टेंस काफी कम हुआ करता था, अब ये पेड़ कॉलोनी हाउस से दूर जा रहा है। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिर विक्टर किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। विक्टर ने कहा, मुझे इस टाउन का चप्पा चप्पा पता है और मुझे टाउन में फंसे हुए 33 साल हो चुके हैं और इन 33 सालों में सिर्फ 3 मर्तबा ही ये पेड़ अपनी जगह से पीछे गया है। सबसे पहले साल में जब ये पेड़ पीछे गया था तब मैं 19 साल का था और रातों ही रात कुछ ही घंटों में मॉन्स्टर्स घरों के अंदर घुस आए थे। उन्होंने पलक झपकते ही सभी टाउन वालों को जान से मार डाला
और फिर जब दूसरी मर्तबा ये सब कुछ हुआ तो जिम की जान चली गई और अब ये सब कुछ फिर से तीसरी मर्तबा हो रहा है। तो सोचिए इस मर्तबा कितना बुरा होगा। ये सुनते ही डेविड भी अब पहले से और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि विक्टर के अलावा और विक्टर से ज्यादा इस टाउन के बारे में और कोई नहीं जानता। इसलिए डेविड ने उन पीले कपड़ों के बारे में अभी तक विक्टर से कोई बात नहीं की। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं केनी को, जो ठीक डोना के कहने पर फातिमा के कमरे में जा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर फातिमा के कमरे के ठीक नीचे ही आता है, तभी उसे सीलिंग पर से पानी टपकता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर केनी बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसलिए केनी बिना कुछ भी पल जाया किए तुरंत ही फातिमा के कमरे में आ गया। अंदर जाते ही जो केनी ने देखा वो काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि फातिमा एल्जिन की इकट्ठा की हुई मिट्टी से अजीब तरह के पुतले बना रही होती है। और तभी सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो अपने ड्रार से एक बक्सा निकालता है। बक्से में उसके और उसकी बीवी के बहुत सारे खत थे। ये देखकर बॉयड दुखी हो गया। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर कॉरिडोर में हमने देखा जेड को, जो लगातार कुर्सी पर यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, क्योंकि उसने अभी अभी वो मशरूम खाए थे और मशरूम खाने के बाद उसे तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही होती है। लेकिन अंदर कमरे में बैठे बॉयड को अपनी पत्नी की सोने की रिंग मिलती है, जिस पर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ था। जब बॉयड ने अपनी पत्नी को जान से मारा तो दफनाते वक्त बॉयड ने वो रिंग अपनी पत्नी के हाथ से उतार ली थी। बॉयड अपनी पत्नी की यादों में डूबा ही होता है कि तभी वहाँ पर केनी आया, जो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था। जेड तुरंत ही केनी को देखकर बॉयड को अपने कमरे से बाहर बुलाता है। जेड ने कहा, बॉयड क्या केनी यहाँ पर सचमुच में खड़ा है? ये सुनते ही केनी ने बॉयड से पूछा, आखिर जेड को क्या हुआ है? तब बॉयड ने बताया कि जेड ने उन मशरूम्स को खाया, जिन मशरूम्स को खाते ही जेड को तरह तरह की जिंदा और मुर्दा चीजें नजर आने लगी हैं। मगर तुम यहाँ किस काम से आए हो? केनी ने कहा, तुम्हें खुद ही चल के देख लेना चाहिए। मगर बॉयड ने एक मर्तबा और पूछा तो केनी कहता है, फातिमा अपने कमरे में जिंदा शैतानों को फिर से जन्म दे रही है। ये सुनते ही बॉयड हैरान हो गया, मानो जैसे उन्हें पहले ही इस बात का पता हो। और इस बड़े से ट्विस्ट के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।